गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजा मा। ओके, तो हम कर रहे हैं ट्रस्टिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इसमें फर्स्ट चैप्टर रेशो प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड लॉगरिथम। हाँ जी, रेशो सबको क्लियर हो गया? फटाफट बताओ, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कॉन्टिन्यूड रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। ए रेशो बी रेशो सी गिवन है, ए रेशो बी रेशो सी, बताइए किसके इक्वल? ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी गिवन है, तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, बताइए किसके इक्वल? ठीक है, इन्वर्ट एंडो, इन्वर्स करना, एक वैल्यू एल्टर कर दे तो एल्टरनेंडो, वन ऐड कर दे तो वन सब्ट्रैक्ट कर दे तो ऊपर ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर दे तो दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दे तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सब्ट्रैक्ट कर दे तो सब्ट्रेंडो। अगर ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी को, तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ए रेशो बी अगर इक्वल हो जाए बी रेशो सी के, और इस क्या रिलेशन होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी को क्या बोला जाता है? मीन प्रोपोर्शन। बी की वैल्यू किसके इक्वल? अंडर रूट ए सी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। इंडिसेस बेस सेम पावर, डिवाइड की टर्म हो पावर, किसी की भी पावर जीरो, ए की पावर एम उसकी पावर एन हो तो क्या लिख सकते हैं? या फिर ए की पावर एन एम, या फिर ए की पावर एन उसकी पावर एम, कैसा भी करके लिख सकते हैं। ठीक है। ए इंटू बी की पावर एम, बताओ किसके इक्वल? ए की पावर एम बी की पावर एम। ए बाई बी की पावर एम किसके इक्वल? की पावर एम बाई बी की पावर एम। इक्वालिटी का साइन हो बेस सेम हो तो पावर सेम, पावर सेम हो तो बेस सेम, नेगेटिव पावर डिवाइड में जाके पॉजिटिव। ए की पावर वन बाई एन इक्वल टू बी दे रखा है, तो वन बाई एन पावर उस तरफ जाके पावर एन रूट ए को क्या लिख सकते हैं? ए की पावर वन बाई एन। तो इतने से बेसिक रूल है, कुछ फॉर्मूले जो हमें याद होने चाहिए। फटाफट बताएंगे मुझे। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फैक्टर फॉर्म, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टर फॉर्म। कम से नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। इफ एंड ओनली इफ 3abc। तो ये छोटे छोटे से रूल्स है जो अपने को पता होने चाहिए। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हमने किए थे जो बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन थे, बेसिक रिजल्ट्स पे बेस, कि बेस सेम हो पावर ऐड हो जाते हैं, डिवाइड की टर्म हो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। फिर हमने सेकंड टाइप क्वेश्चन किए थे कि अगर एक से ज़्यादा वैल्यू इक्वल दे रखी हो, रिलेशन गिवन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर रिलेशन दे रखा है तो बताओ क्या शॉर्टकट बताया था? पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से इक्वल एज इट इज, मल्टीप्लाई एडिशन में चेंज, डिवीजन सब्ट्रैक्शन, 1 0 में। ये सभी को बोलना है, जो ऑनलाइन वर्चुअल देख रहे हैं उन स्टूडेंट को भी बोलना है। ठीक है। ऑब्जर्वर ध्यान रखे कि वर्चुअल सेंटर पे सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं पेरेंट्स को देखने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है। हाँ जी, अभी बताओ, अगर अपने को एक से ज्यादा वैल्यू इक्वल दे रखी है, रिलेशन गिवन ना हो तो रिलेशन हमें खुद बनाना है। ज्यादातर रिलेशन हाईएस्ट वैल्यू से बन जाएंगे, उसमें से भी ज्यादातर फैक्टर करके सोल्व हो जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर, बताओ क्या करना होता है? इक्वल एज इट इज, मल्टीप्लाई डिवीजन सब्ट्रैक्शन, 1 0 में चेंज। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। फिर हमने थर्ड टाइप क्वेश्चन किए थे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। इन फॉर्मुला पे बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमने शॉर्टकट किया था कि x अगर p की पावर 1/3 प्लस p की पावर माइनस 1/3 है, तो एक बार इसका फॉर्मुला बता दो मुझे क्या बनेगा? x क्यूब, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव 3x, अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो पॉजिटिव 3x, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, प्लस है तो +1, डिवाइड में सेम वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। फिर फोर्थ और फिफ्थ टाइप क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, मेन आपकी शुरू के 3 टाइप्स क्वेश्चन है। ठीक है, इन पे फोकस कर लेना। फोर्थ और फिफ्थ बहुत रेयर आते हैं, अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, आगे भी मतलब आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है, अपने वो करना पड़ेगा। तो बताओ क्या था? 3 टर्म, मल्टीप्लाई, पावर में सर्कुलर विद नेगेटिव साइन, आंसर
3 टर्म एडिशन, बेस में सर्कुलर विद नेगेटिव साइन, आंसर 0। ये सर्कुलर हो गया। लास्ट हमारा स्क्वायर रूट वो हमने जीबीसी से कर लिया था, ठीक है। जीबीसी से कर सकते हो या फिर जो तरीका बताया था कैलसी पे सोल्व हो जाएगा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है। डन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो गया था टॉपिक लॉगरिथम। तो लॉगरिथम बताओ फर्स्ट टाइप सबको समझ में आया? लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कैसे चेंज करना है। तो अगर मुझे दे रखा है log a b इक्वल टू x, बताओ क्या लिखें? x इज इक्वल टू b। इसमें a क्या है, b क्या है और x क्या है, पावर, ठीक है। 3 छोटे छोटे से रूल्स हमने किए थे। log m प्लस log n, बताइए किसके इक्वल? log m माइनस log n किसके इक्वल? log m बाई n। log m की पावर n को क्या लिख सकते हैं? n log m। ये 3 छोटे छोटे, 2 छोटे छोटे रिजल्ट थे हमारे। log 1 किसके इक्वल? 0। बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू 1, ठीक है। और एक log a b, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? log b बाय log a, ठीक है। इतना सा बेसिक है। फिर इन्हीं को यूज करते हुए हमारे फिर आगे थोड़े से रिजल्ट्स और आ गए थे। दोनों तरफ log है, log से log कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ओके। अगर डिवाइड में आपको log दे रखा है, मान लेते ऐसा वैल्यू है 1 बाय log a b, इसको डायरेक्ट ऊपर लेके जाना चाहें, बताओ क्या करें? बस बेस और नंबर इंटरचेंज, ठीक है। बेस वाली वैल्यू नंबर की जगह आ जाएगी, नंबर वाली वैल्यू बेस की जगह। अगर मुझे दे रखा है log a की पावर n b की पावर m, अगर यहाँ से पावर आगे आती है तो किधर आएगी? न्यूमरेटर में। बेस से पावर आगे आएगी तो डिनोमिनेटर में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? m बाई n log a b। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट किया था। एक लास्ट टाइप क्वेश्चन हमने किए थे, एक से ज्यादा लोग नजर आ रहे हो, लेकिन विदाउट एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। अगर विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन हो तो बताओ क्या करेंगे? एक से ज्यादा लोग है, सिंगल लॉग में चेंज करेंगे। चेक करिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? लॉग के साथ कुछ हो या बेस अलग अलग हो, ठीक है। अगर लॉग के साथ कुछ है तो उसके साथ कैसे डील करना है? उसको पावर में लेके जाना है, ठीक है। बेस अलग अलग है तो फिर वो हमारे 4 टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो या आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर पावर में ले गए, सिंगल लॉग में चेंज करना है। जो भी एडिशन की टर्म है किस में चेंज हो जाएगी? मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्शन वाली टर्म किस में चेंज हो जाएगी? डिवाइड में। सिंगल लॉग में चेंज हुआ, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बन गया। कैसे भी मर्जी सॉल्व करो, डन। फिर हमने क्वेश्चन किए थे अगर सिंगल लॉग तो है बट नो बेनिफिट टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल। मान लेते log 1060 है, सिंगल लॉग है बट एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट भी कर दिया तो क्या कर लेंगे हम उसका? ठीक है, तो उस केस में बताओ क्या कर दे? एक्सपैंड। एक्सपैंड करने के लिए क्या करेंगे? उसके फैक्टर। अगर 10 फैक्टर बनता है तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि log 10 1 बन जाना है, ठीक है। फैक्टर किया। अब मल्टीप्लाई की टर्म किस में चेंज? एडिशन। डिवीजन की टर्म किस में चेंज? सब्ट्रैक्शन। अगर आपको पावर दे रखी है तो वो आगे आ जाएगी, इसमें उल्टे हो जाएंगे सारे स्टेप। सिंपल, क्लियर है यहाँ तक? 4 टाइप क्वेश्चन हमारा ये हो गया था, 5th टाइप क्वेश्चन ये। और 6 टाइप अगर एक से ज्यादा लोग हैं लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन नहीं है तो उस केस में 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक में तो इक्वल में कुछ दे रखा था, एक में इक्वल में कुछ नहीं दे रखा था। अगर इक्वल में कुछ नहीं दे रखा तो बस क्या करें? प्राइम फैक्टर करते जाओ, पावर आगे लाते जाओ, प्राइम फैक्टर करते जाओ, पावर आगे लाते जाओ, ठीक है। अगर इक्वल में कुछ दे रखा है बस एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते जाओ। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना आता है, ठीक है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, हमारा लॉगरिथम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बताइए, सभी ने ट्राई किए थे? हो गए थे क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रॉब्लम? सारे क्वेश्चन हो गए? वेरी गुड। हाँ जी, फटाफट बताते जाओ मुझे। 83 से 86, 83 से 86 है किसी की प्रॉब्लम? हैंड रेज कर लेना अगर किसी की प्रॉब्लम है। 87 से 90, 87 से 90, 91 से 94, 91 से 94, कौन सा कौन सा? 91 से 94, हाँ जी। 95 से 98, 95 से 98, ठीक है। 96 क्वेश्चन। देखो 96 क्वेश्चन में लोग 1 + 2 + 3 ऐसी वैल्यू दे रखी है। लोग m + n + p ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा हमने? नहीं है ना, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो पहले इसको सीधा सीधा लिखा, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये क्या बन गया? log 6। अब इसके फैक्टर कर लिए, 6 के फैक्टर बताओ क्या बनेंगे? 2 × 3। यहाँ तक ओके? अब 2 × 3 मल्टीप्लाई का तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, log mn, बताओ किसके इक्वल? log m + log n, ठीक है। लेकिन देखो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा ना, log 2 + log 3 तो नहीं है, साथ में log 1 भी है। अब अगर मैं आप 1 से मल्टीप्लाई भी कर तो कोई फर्क पड़ेगा? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मूला अप्लाई करने में। तो क्या लिख सकते हैं इसको?
हाँ जी, आप लोग इतने इंडिसेस वाले फॉर्मूले याद करो जिनको याद नहीं है, और जिनको फॉर्मूले याद है वो 117 से क्वेश्चन ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, फिर मैं डाउट लेती हूँ। हाँ जी, 96 क्वेश्चन, ये किसकी प्रॉब्लम थी, अभी क्लियर हो गया? तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लोग m इंटू एन इंटू पी किसके इक्वल, log 1 हो जाएगा ये, प्लस log 2 प्लस log 3, ठीक है? तो ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ द अबव, ठीक है? हाँ जी, 98 तक बताइए, किसी कोई प्रॉब्लम? 98 तक, 98 इसमें बताओ पहले क्या प्रॉब्लम है, खड़े हो जाओ। हाँ जी, प्रॉब्लम बताओ क्या है इसमें, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, कैलकुलेशन में एक बार कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट क्या है मैम कि जब भी एक से ज्यादा लोग नजर आए सिंगल लोग में चेंज करना है सोल्व करने के लिए, है ना? यस और 3 फॉर्मूले लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम। ये पता लग गया इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, यस मैम। ठीक है? 2 काम हो गए, 66% क्वेश्चन सोल्व हो गया। यस मैम। तीसरा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में 1/2 को पावर में लेके गए, ओके मैम। 1/2 को पावर में लेके गए, 36 की पावर 1/2 बताओ किसके इक्वल, 36 का स्क्वायर रूट 6, यस तो ये वैल्यू 6 बन गई, ये वैल्यू एज इट इज है। अब बताओ एडिशन की टर्म किस में चेंज, एडिशन की मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 5 30 सब्ट्रैक्शन की टर्म डिवाइड, डिवाइड ठीक है? ये वैल्यू सारी कैंसिल, सोल्व होके कितना आ गया, 1 log 1, इज इक्वल 0, ठीक है? बैठ जाओ। 99 से 102
101 प्रॉपर मेथड से या जीबीसी से? जीबीसी से। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू। तो जो आंसर है वो टी की वैल्यू है, टी की जगह पुट कर दो 5। तो देखो ये क्या बना, log 5, यहाँ 5 पुट किया, 5 माइनस 3 2। अब log m प्लस log n किसके इक्वल, log mn। तो ये क्या बन गया, log 10 किसके इक्वल, कर रहे हैं सेटिस्फाई, ये ऑप्शन आंसर। हाँ जी 102 से 105, 102 से 5 किसी की प्रॉब्लम नहीं है, 106 से 109, 108। देखो log 10x अपॉन वाई स्क्वायर है, एक सिंगल log, नो बेनिफिट टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल। तो इस केस में क्या करें, एक्सपेंड। मल्टीप्लाई की टर्म किस में चेंज, एडिशन। डिवीजन की टर्म किस में चेंज, सब्ट्रैक्शन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 प्लस log x माइनस log y स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी, पावर को आगे लिया, इसमें कोई दिक्कत। अब log 10 1, log x आपको दे रखा है m प्लस n, log y आपको दे रखा है m माइनस n, दोनों वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, ठीक है। 107 क्वेश्चन, सिंगल log है, नो बेनिफिट टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल, एक्सपैंड कर देते हैं। 10 अगर फैक्टर बनता है एज इट इज, तो देखो 60 के फैक्टर 10 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करके लिखा, क्या लिख सकते हैं, log 10 प्लस log 2 प्लस log 3। log 10 किसके इक्वल 1, log 2 किसके इक्वल दे रखा है x, log 3 किसके इक्वल दे रखा है y। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। 109 किसकी प्रॉब्लम है, जीबीसी से करते हैं। देखो जो भी आंसर है वो x की वैल्यू है, तो x की जगह 8 पुट करके देख लें, यहाँ 8 लिखा, 8 8, यहाँ तक कोई भी दिक्कत। अब बताओ 8 को क्या लिख सकते हैं, अब तो देखो धीरे धीरे ना डायरेक्ट होने लग जाएंगे, कुछ भी लिखने की भी जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में। 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3, 3 आगे आएगा, बेस ऑन नंबर सेम है, वैल्यू 1 बन गई, तो पहली वैल्यू कितनी आ गई 3। नेक्स्ट वैल्यू देखो 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3, 4 को क्या लिखा, 2 की पावर 2, आगे लेके आओगे क्या बचेगा 3/2, बेस ऑन नंबर सेम वैल्यू 1। 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3, 16 को क्या लिखा, 2 की पावर 4, तो ये वैल्यू क्या बन गई 3/4, ठीक है, बेस ऑन नंबर सेम वैल्यू 1। अब बताओ एलसीएम लिए कितना 4, पहली वैल्यू 12, नेक्स्ट वैल्यू 6, नेक्स्ट वैल्यू 3, चेक करके बताओ कितना 21/4, कर रहा है सेटिस्फाई, तो ये ऑप्शन आंसर, ठीक है। हाँ जी 110 क्वेश्चन बताइए किसी की प्रॉब्लम। 110 11 से 14, 11 से 14 किस कौन सा 14 क्वेश्चन, एक से ज्यादा लोग हैं विदाउट एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। तो इस केस में अगर इक्वल में कुछ नहीं दे रखा, प्राइम फैक्टर करते जाओ, पावर आगे लाते जाओ। तो इसके प्राइम फैक्टर करो, 27 क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये हटाया, 3 की पावर 3 लिखा, साथ में एक 3 और था, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। ये तो बेस ऑन नंबर सेम है, वैल्यू 1 बन जानी है, तो ये वैल्यू सोल्व हो गई, ये कितना बना 9, ये आगे आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। 9 को फिर से क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो इसको लिखा हमने 3 स्क्वायर, पावर आगे, बेस ऑन नंबर सेम, ये वैल्यू भी 1 बन गई, बेस ऑन नंबर सेम है, ये वैल्यू 1, log 1 किसके इक्वल 0, ठीक है। 115 क्वेश्चन, 115 एक से ज्यादा लोग है विदाउट एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन, इक्वल में कुछ दे रखा है, बस एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते जाओ। एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेस बताओ कितना, पावर कितनी, किसके इक्वल, इस नंबर के इक्वल। तो देखो ये क्वेश्चन ये पूरा सॉल्व हो गया, किसके इक्वल आ गया 3, बीच वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब फिर से देखो बेस कितना 2, पावर कितनी 3, किसके इक्वल, इस नंबर के इक्वल। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, अगेन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, बेस कितना 3, पावर कितनी 8, किसके इक्वल आ गया 3 की पावर 8, आंसर क्लियर है। रिपीट, देखो क्या किया है हमने, एक से ज्यादा लोग हैं विदाउट एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन, इक्वल में कुछ दे रखा हो, बस एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते जाओ। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, बेस बताओ कितना 3, पावर कितनी 1, किसके इक्वल, इस नंबर के इक्वल।
तो देखो ये पूरा सोल्व होके राइट साइड तो केवल 3 आएगा, ये वाली वैल्यू 3 के इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है? अब फिर से देखो, बेस कितना 2, पावर कितनी 3, इतना क्वेश्चन सोल्व हो गया। बीच वाली वैल्यू के इक्वल आता है ना। क्लियर है स्टेप? 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, बेस कितना 3, पावर कितनी 8। नहीं समझ में आया तो मैं इधर से बता देती हूँ, रुको। देखो ये वैल्यू है हमारे पास। पहला स्टेप देखो, बेस कितना है 3, पावर 1 किसके इक्वल होता है यहां जो भी वैल्यू है, तो log 2 log 3t किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल। ये स्टेप क्लियर? अब फिर से देखो, बेस कितना है 2, पावर 3 किसके इक्वल, इस नंबर के इक्वल, तो 2 की पावर 3 8 किसके इक्वल, इस नंबर के इक्वल। यहां तक हो गया। अब फिर से देखो, बेस कितना है 3, पावर 8 किसके इक्वल, इस नंबर के इक्वल। सिंपल, ठीक है। 116 क्वेश्चन बताइए किसी की प्रॉब्लम। 16th क्वेश्चन सेम, सिंप्लीफाई करते हैं। बताओ बेस कितना है, बेस कितना है 1/2, पावर कितना है 2 किसके इक्वल, इस नंबर के इक्वल। ठीक है, तो देखो log t log 4 32 किसके इक्वल आ गया 1/4। ओके यहां तक। अब देखो फिर से, बेस कितना t, पावर कितना 1/4 किसके इक्वल, इस नंबर के इक्वल, तो t की पावर 1/4 इस नंबर के इक्वल। अब देखो t फाइंड आउट करना था, t वाली टर्म एक तरफ, बाकी क्वेश्चन एक तरफ। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 को बताओ 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ऊपर से पावर आगे आएगी न्यूमरेटर में, यहां से पावर आगे आएगी डिनोमिनेटर में, बेस से पावर आगे आएगी डिनोमिनेटर, फोर्थ टाइप। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, ये वाली पावर डिनोमिनेटर में, ये वाली पावर न्यूमरेटर में, तो 5/2 आ गया। बेस और नंबर सेम था, ये वैल्यू तो 1 बन गई। तो यहां तक स्टेप समझ में आया। अब 1/4 पावर उधर जाके बताओ कितनी पावर बनेगी 4, तो 1/4 पावर इधर जाके 4 पावर बन गई। तो ये 5 की भी पावर 4 है, 2 की भी पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 कितना 625 और 2 की पावर 4 कितना 16। सिंपल। हाँ जी, 116 तक बताओ सभी ये क्वेश्चन हो गए। अब इससे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप, इसमें कुछ भी नया नहीं है, एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, सारे क्वेश्चन वैसे हो जाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 क्वेश्चन, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट पढ़ ली? वन आगे भी हो जाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ लिया सभी ने? क्या सभी ने पढ़ लिया? सभी ने पढ़ लिया? ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, पी एंड क्यू स्टार्टेड ए बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टिंग ₹85,000 एंड 1,15,000। ठीक है, इन व्हाट रेशो द प्रॉफिट अर्न आफ्टर 2 ईयर बी डिवाइडेड बिटवीन पी एंड क्यू। अब देखो मुझे एक बात बताओ, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी रेशो में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, या ऐसा होगा कि कितना भी इन्वेस्ट करो प्रॉफिट तो सेम होगा, सेम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट? वो अलग है, एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा आता है अकाउंट में, वो अलग चीज है। ठीक है, उससे मिक्स नहीं करना, जितना इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, 85,000 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए, दूसरे ने 1,15,000 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट करे, तो इनका प्रॉफिट भी इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। करो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना आता है, करो सॉल्व। 2 से 2 कैंसिल, ये 30 कैंसिल, या अगर प्रॉब्लम है तो 85/115। ठीक है, और किस ऑप्शन से ऐसा आ रहा है 85/115 कितना 3, डी से आ रहा है। ये सॉल्व करके बताना मुझे, 85/115 0.73। अब 3/4 0.75 होता है, रिजेक्ट। 3/5 बताओ 0.6, रिजेक्ट। 15/23 बताओ, फटाफट करो, कैलसी चलाओ, कितना 652, तो ये भी रिजेक्ट। डी ऑप्शन करो 17/23 0.739, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस रेशो में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल, क्लियर है सभी को?
अभी डाउट्स तो लेने हैं, अभी तो आज तो करवाया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी एक बार कॉन्सेप्ट नोटबुक निकाल लो और जो लॉगरिथम का हमारा कॉन्सेप्ट था वो नोट कर लो। हाँ जी, टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 2 तक हमने नोट कर लिए थे। टाइप 3 क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी मैम, अगर आपको सिंगल लॉग दे रखा है, सिंगल लॉग गिवन, नो बेनिफिट टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल, तो उस केस में कैसे सॉल्व करना है, उसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने के लिए अगेन वही 3 फॉर्मूलाज, log m प्लस log n, log mn, log m माइनस log n, log m बाई n, log m की पावर n, n log m, ये 3 फॉर्मूला ही लगेंगे। बस इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई की टर्म एडिशन में चेंज, डिवीजन की टर्म सब्ट्रैक्शन में चेंज, पावर अगर ऊपर दे रखी है उसको आगे ले आएंगे, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस चलेगा। अब ये सॉल्व करो एक क्वेश्चन, log 10 60 किया था ना सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात लिखो रेड पेन से, एक्सपेंड करते हुए फैक्टर, आपको इसके फैक्टर करने हैं, लेकिन अगर फैक्टर 10 बनता है तो उसको एज इट इज रखना है। अगर कोई फैक्टर 10 बनता है उसको एज इट इज रखना है। अगर फैक्टर 10 बनता है एज इट इज रखना है। हाँ जी, करो सॉल्व। log 10 60, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 2 3, फॉर्मूला अप्लाई किया, log 10 log 2 log 3, log 10 कितना 1, log 2 x, log 3 y, ये आंसर। टाइप 4 तो क्लियर ही है, बस ये फॉर्मूला लगना है, ऊपर वैल्यू न्यूमरेटर में, बेस से वैल्यू डिनोमिनेटर में, ठीक है। टाइप 5 भी क्लियर है, जब भी लॉग डिवाइड में हो बेस और नंबर इंटरचेंज, सिंपल। टाइप 6 क्वेश्चन, जब भी एक से ज्यादा लोग हो लेकिन उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो तरह से क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक में इक्वल में कुछ दे रखा होगा, एक में इक्वल में कुछ गिवन नहीं होगा। देखो अगर इक्वल में कुछ नहीं गिवन था तो हमने कैसे सॉल्व किया था, प्राइम फैक्टर करते गए, पावर आगे लाते गए। तो राइट साइड से सॉल्व करना शुरू किया ना, log 2 log 3 log 3 जो भी वैल्यू थी, लास्ट में जो वैल्यू थी राइट साइड थी, राइट साइड से बस क्या करते गए, प्राइम फैक्टर करते जाओ, पावर आगे लाते जाओ, ठीक है। प्राइम फैक्टर पावर आगे, सिंपल। अगर इक्वल में कुछ दे रखा है, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया इक्वल इक्वल समथिंग इक्वल टू सम, ठीक है, तो कहां से सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से कैसे सॉल्व करते जाना है, बस एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते जाओ, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो, पहले पूरा प्रॉपर मेथड से। कैसे सॉल्व करोगे, इसके प्राइम फैक्टर करते जाओ, चेक करना है 2 की कितनी पावर है, कैलसी लो 16 पावर, 2 इंटू इक्वल 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 प्रेस करते जाओ, कितनी बार प्रेस करने से ये वैल्यू आ रही है। तो पहली वैल्यू आ गई हमारे पास log 2 log 2 log 2 2 की पावर 16। अब बताओ क्या करिए, जो 16 है इसको आगे लेके आओगे, यहां क्या हो जाएगा, बेस और नंबर सेम है, ये वैल्यू 1 बन जाएगी। चलो लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये आ गया log 2 log 2 log 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 16, और ये वैल्यू बेस और नंबर सेम थे, वैल्यू कितनी बन गई 1। यहां तक हो गया। अगेन नेक्स्ट स्टेप में 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, तो ये आ गया log 2 2 की पावर 4। पावर आगे लेके आ सकते हो, ये 4 आगे, अगेन बेस और नंबर सेम है,
ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, log 2 4। अगेन बताओ 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो log 2 2 की पावर 2, पावर आगे लेके आए, ये वैल्यू आगे आ जाएगी, बेस और नंबर सेम वैल्यू 1 बन जाएगी। तो log 2 2 बेस और नंबर सेम वैल्यू 1। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट, अगर पावर आपको इक्वल में कुछ दे रखा है, ये उल्टा लिख दिया ना मैंने एग्जांपल, ये वाला इधर आना था और ये वाला इधर आना था, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वहीं पे ही है। चलो अभी लेफ्ट साइड से सॉल्व करो, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते जाओ, तो log 10 x, किसी की भी पावर 0 1 है ना, किसी की भी पावर 0 1 हो गया यहां तक। अगेन बेस कितना 10 पावर 1, तो ये क्या लिखा log 10 x, किसके इक्वल 10। अगेन कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10 की पावर 10 इज इक्वल टू x, है ना, ये हमें पता ही है। अगर log a b इक्वल टू x से रखो, एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, a की पावर x इज इक्वल टू b, बस एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते गया। डन सभी का। अब इसको है ना, इन क्वेश्चंस को ऐसे इतना लेंथी प्रोसेस से करने की जरूरत नहीं होती, तो लिखिए मेथड नंबर 2, क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे करना है। मेथड नंबर 2 एग्जाम में कैसे करना है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते गए, बेस कितना है 10, पावर कितनी है 0, किसके इक्वल होता है, यहां जो भी नंबर है उसके इक्वल, ऐसे ही करते हैं। देखो ये ना, बेस ये, पावर ये, किसके इक्वल, इस नंबर के इक्वल। तो अब देखो हमने क्या किया, 10 की पावर 0, किसी भी पावर 0 1, इस नंबर के इक्वल हो गए यहां तक। अगेन वैसी सी फॉर्म आ गई, तो बेस कितना 10, पावर 1, किसके इक्वल, इस नंबर के इक्वल, तो ये नंबर 10 के इक्वल आ गया। अगेन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, बेस कितना 10, पावर 10, इस नंबर के इक्वल, 10 की पावर 10, ऐसे ही छोड़ देंगे, पूरा सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। कर लो कैलसी पे 10 इंटू इक्वल इक्वल इक्वल, अगर आपकी कैलसी में 12 डिजिट तक का है तो आ जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी, दूसरा मेथड लिखो जो एग्जाम वाली अप्रोच से आपको करना है। वैल्यू दे रखी है log 2, थोड़ा सा ये दूर दूर लिख लेना, वैल्यू थोड़ी सी दूर, ज्यादा दूर भी नहीं, log 2 65536। अब देखो करना तो वही है, बस इतने स्टेप में करने की जरूरत नहीं होती, करना तो यही है। अब बताओ इस वाली वैल्यू को क्या लिखोगे, 2 की पावर 16, तो इसकी जगह लिखा 2 की पावर 16, यहीं पे लिख सकते हो, पेपर में कटिंग वटिंग वहीं पे कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो 2 की पावर 16 आ गया, यहां तक बात क्लियर। अब बताओ ये जो 16 है इसको आगे ले आओगे तो 16 इधर आ जाएगा, ये बेस और नंबर सेम है, ये वैल्यू हमारी कितनी बन गई 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन 16 को क्या लिखा 2 की पावर 4, ये जो 4 पावर है ये आगे आ गई, ये बेस और नंबर सेम बन गया, ये वैल्यू 1, तो यहां तक का क्वेश्चन हो गया। अगेन 4 को लिखा 2 की पावर 2, पावर आगे, बेस और नंबर सेम, ये वैल्यू भी 1, बेस और नंबर सेम, वैल्यू 1, हो गया क्वेश्चन डन। सिंगल स्टेप में करना है, ठीक है। हाँ कर तो वही रही है बट एक ही स्टेप में कर दोगे, सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में कैसे करना है, log 10 log 10 x इज इक्वल टू 0। देखो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते जाना है, तो बताओ बेस कितना बना है 10, पावर कितनी 0, किसी की भी पावर 0 1, इतनी कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो, किसी की भी पावर 0 1। अब ये वैल्यू 1 हो गई, इतना क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना। इक्वल के बाद देखो ये वाली वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई 1, ठीक है।
अगेन बेस कितना 10 पावर 1, इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगेन 10 की पावर 10 किसके इक्वल x, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। रिपीट कर देती हूं, हाँ जी दोबारा देखो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, इधर 10 है 0, पहले स्टेप में क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। बेस बताओ कितना है, सबकी आवाज, बेस कितना है, पावर कितनी है 0, किसी भी पावर 0 1, तो ये वैल्यू इस बीच वाली वैल्यू के इक्वल आएगी ना, इतना तो पता है ना। अब किसी भी पावर 0 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई, यहां तक का क्वेश्चन तो सोल्व हो गया ना, ये वैल्यू सोल्व होके 1 के इक्वल आ गई। क्लियर है इतना, तो दोबारा ये वैल्यू नहीं लिखी, बस वो टाइम सेव कर लिया हमने। ठीक है, देखो यही स्टेप तो लिखा था, ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, सिंपल है। अगेन देखो यहाँ पे क्या है 10, इसकी पावर कितनी बनेगी 1, किसके इक्वल, इस वैल्यू के इक्वल, तो इतना क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। तो बार बार देखो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पे कटिंग कर देते कि ये यहाँ तक सोल्व हो चुका है हमारा। अगेन 10, बेस कितना है 10 पावर 10 किसके इक्वल x, तो सिंगल स्टेप में कर दोगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है वैल्यू। ठीक है, कर तो हम वही रहे हैं, बस बार बार लिख नहीं रहे हैं, सिंपल। तो ये तभी हो पाएगा जब अपने को अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, हाँ जी टाइप 6 तक बताओ सभी के हो गए क्या, टाइप 6 तक सभी के हो गए, आवाज नहीं आई मुझे, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब है ना कुछ टाइप्स हो रहे हैं 7 8 9, ये अपने सिलेबस का पार्ट है, बट एग्जाम में थोड़े कम आते हैं। 7 तो फिर भी आ जाता है, इसके क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिल जाएंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस में। 8 और 9 बहुत रेयर आते हैं, ठीक है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो हम करेंगे। 7 टाइप, इसी में से देख लो, इनको बोलते हैं लॉग में सर्कुलर कैसे बनता है। ध्यान से सुनना, मान लेते हैं वैल्यू आपको दे रखी है log a b, log b c, log c a, ऐसी वैल्यू है। ठीक है, एक ऐसा भी हो सकता है। पहले मुझे बताओ, ये log है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला बताओ कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, log b बाय log a। नेक्स्ट वैल्यू बताओ क्या लिखे, सबका पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट वैल्यू को क्या लिखे, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, कितना 1, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं हो तो वहां क्या प्रेजेंट रहता है 1। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इतने छोटे से क्वेश्चन पे तो हमने कर लिया, क्वेश्चन लेंथी हो तो फिर ऐसा करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। देखो कैसे करना है, वैल्यू दे रखी है log ab, log bc, log ca। जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए, एक वैल्यू बेस में होनी चाहिए, एक वैल्यू नंबर की जगह, देखो ये बेस में है a, ये नंबर की जगह है, और मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए log, ये नहीं कि एडिशन में हो तो भी कैंसिल कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अगर है तो एक वैल्यू बेस में, एक वैल्यू नंबर की जगह डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, एक log कैंसिल हो गया, टोटल कितने लोग हैं 3, एक log कैंसिल हो चुका, ये भी ध्यान रखना कितने log कैंसिल हुए। नेक्स्ट देखो b, एक वैल्यू बेस में, एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल, 2 लोग कैंसिल, एक वैल्यू बेस में, एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल, कितने लोग कैंसिल 3 ही लोग थे, सब कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो क्या बचेगा 1, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो क्या बचता है 0। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो एक बार मुझे करके बताओ, मैंने तुम्हें दिया log ab, log bc, log cd, बताओ क्या आएगा, नलायको। देखो एक वैल्यू बेस में, एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल, एक लोग कैंसिल हो गया, एक वैल्यू बेस में, एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल, 2 लोग कैंसिल हो गए, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 लोग कैंसिल हुए, टोटल कितने लोग थे 2 लोग कैंसिल, कितने बचे 1 लोग, तो बेस में क्या बचा a, नंबर की जगह क्या बचा, ये आंसर आ गया, समझ में आया। ठीक है, तो एक वैल्यू बेस में, एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल कर सकते हो, बट ये चेक करना है कितने लोग कैंसिल हुए।
ठीक है, तो इस पे बेस एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो फटाफट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किया, पावर्स को आगे ले आए, पावर्स को आगे ले आए, ये 1/2, 3, 2/3 इन सबको आगे ले आते हैं। ठीक है, तो ये 1/2, 3, 2/3 यहां तक कोई प्रॉब्लम, बाकी सब एज इट इज। देखो क्या लिखा हमने, log BA, log CB, log AC, यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम। अब चेक करते कुछ कैंसिल होता है क्या, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक वैल्यू बेस में एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल, एक वैल्यू बेस में एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल, एक बेस में एक नंबर की जगह कैंसिल, 3 लोग थे तीनों लोग कैंसिल, कितना आंसर 1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक वैल्यू बेस में एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल, डन, एक वैल्यू बेस में एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल, एक वैल्यू बेस में एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल। हाँ जी, क्या आंसर आया, ए की पावर log AT, ये बच्चा। ठीक है, अब हमारा एक रिजल्ट होता है, अगर आपको यहां पे कुछ भी दे रखा है, सेम वैल्यू यहां होनी चाहिए, देखना सेम वैल्यू है, तो हमारा जो आंसर होता है वो इस वैल्यू के इक्वल होता है। तो बताओ कितना आंसर T। तो ये रिजल्ट भी नोट कर लो, यहां कुछ भी दे रखा है, इसको मैं f(x) लिख दूं, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां लोग मैंने सेम वैल्यू लिख दिया f(x), मतलब कुछ भी हो सकता है, और यहां एक वैल्यू gx ले लेते हैं। ठीक, तो जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, इस वैल्यू के इक्वल, यानी कि इस gx के इक्वल। तो ये हमारा एक रिजल्ट होता है। क्या कह रहे हो, हाँ क्या कह रहे हो आप, एक बार, ए की पावर log AT, तो यहां ए की पावर थोड़ा ना आगे आ जाएगी, अगर आपकी वैल्यू ऐसी दे रखी है log m की पावर n, तो आप इसको आगे लेके आ सकते हो। यहां ऐसा बताओ कहां नजर आ रहा है, कहां है, ये पावर में है ए की, मल्टीप्लाई में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये n log m ऐसा नहीं है, ये n की पावर log m ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो दोनों अलग बातें हैं, क्लियर हो रहा है। ठीक है, दोनों अलग बातें हैं। हाँ जी, ऐसा क्यों होता है, पीएचडी करनी है इसको। चलो देखो क्या दे रखा है, log AT, ये वैल्यू t के इक्वल आनी चाहिए, मैं ये बोल रही हूं, किसने पूछा ये ऐसा क्यों होता है। ओके, एक बार मैं मान लेती हूं तेरी बात, ये आएगा y के इक्वल, ये t के इक्वल आएगा ही नहीं, मान लो। ठीक है, दोनों तरफ log अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना, log A, log AT इज इक्वल टू log y, लिख सकते हैं ऐसा। log में पावर आगे आ जाती है, आगे ले आऊं इस पावर को, तो log AT, यहां पे क्या है log A इज इक्वल टू log y, इसको मैं लिख सकती हूं log t बाय log A, साथ में क्या है log A, इधर क्या है log y, log A से log A कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया log t इज इक्वल टू log y, log से log भी कैंसिल कर दूं तो t इक्वल टू y आ गया।
यानी कि y और कुछ नहीं है, t था। डन। अब ठीक है, PSG मत करो, ठीक है, मैं ठीक बता रही हूँ, ठीक बता रही हूँ, मुझ पे विश्वास है तो सुन लो। हाँ जी, अच्छा अच्छा, चलो, नहीं नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं काम आने वाला, इतनी डिटेल में नहीं जाना अपने को, ठीक है। कि सबके प्रूफ मांगोगे आप, फिर तो सिलेबस यहीं पे अटका रह जाएगा। प्रूफ मांगोगे लॉगरिथम, लॉगरिथम में PSG कर लो तुम चाहे। हाँ जी, ये 7 टाइप क्वेश्चन बताओ, सबको क्लियर है? जब भी ऐसा सर्कुलर दे रखा हो, सर्कुलर से मतलब समझ में आ गया, तो क्या करेंगे, एक वैल्यू बेस में एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल कर सकते हैं। एक वैल्यू बेस में एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल, एक वैल्यू बेस में एक वैल्यू नंबर की जगह कैंसिल। कितना आंसर? 1। क्लियर? एक ये रिजल्ट देखो यहां लिख रखा है, log a b। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो जो आंसर आएगा वो बताओ किसके इक्वल? b के इक्वल। समझ आया सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, 8 टाइप, या ये जब लेवल 2 करे उस टाइम ही करा दो। लेवल 2 में इसके क्वेश्चन एग्जाम में SM में है, एग्जाम में आज तक नहीं आया है, तभी करा दूं। 8th और 9th, अगर किसी को इच्छा है तो यहां से पढ़ लेना, वो चीज समझ में आई जाएगी अगर लेवल 2 के क्वेश्चन अभी कर रहे हो तो, ठीक है। 8th और 9th ये दोनों क्वेश्चन आपके बुक में है, जो आपके एडवांस वाले क्वेश्चन है उसमें है, बट कभी एग्जाम में नहीं आए हैं, ठीक है। लेवल 2 क्या है? आपकी PYQ वाली जो बुक है उसमें PYQ प्लस एडवांस प्रॉब्लम है, तो उसमें एडवांस प्रॉब्लम में वैसे सारे चैप्टर्स थे पहले, बट अब मैंने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर ही कर लिए जो सभी स्टूडेंट को करने हैं, बाकी केवल मतलब जो इच्छा है उनकी वो स्टूडेंट कर लेंगे। तो उन एडवांस प्रॉब्लम को मैं लेवल 2 बोल रही हूँ, ठीक है। जो सिलेबस का पार्ट है या फिर थोड़ा सा टफ है और एग्जाम में आता है तो उसको मैंने अलग से ही लिख दिया, ठीक है, ताकि पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। पहले बेसिक पे काम करना है, 80% पे फोकस करना है, ठीक है। उस 20% के चक्कर में वो 80% भी छूट जाता है, ठीक है, तो वो पार्ट है वो। हाँ जी, आगे देखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो ये जो पॉइंट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए उसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो यहीं पे देख लीजिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपको बीच में जब PYQ करोगे तो डिस्टर्बेंस ना हो। फर्स्ट रिजल्ट 1 2 3 अप टू सो ऑन n, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, पता ही है सभी को। तो नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो एक बार देख के बताइए, सभी की आवाज आनी चाहिए। n नेचुरल नंबर का सम बताओ किसके इक्वल? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये कॉन्सेप्ट आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में भी काम आएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में भी काम आएगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो ये 3, तो फर्स्ट फॉर्मूला n नेचुरल नंबर का सम, सबकी आवाज बताइए किसके इक्वल? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। नेक्स्ट है देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो n स्क्वायर, n नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो एक बार देख के बताएंगे मुझे क्या क्या है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। थर्ड है 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू सो n क्यूब, n नेचुरल नंबर की क्यूब का सम क्या है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक ये कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल किसको बोलते हैं। मान लेते हैं आपको दे रखा है 5 और ये सिंबल होता है फैक्टोरियल का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? 5 और उससे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है सबकी मल्टीप्लाई, यानी कि 5 4 3 2 1। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ऐसे मुझे बताओ 4 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा? 4 3 2 1, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले एक बार मुझे देख के बताएंगे और कल तक सबको याद होने चाहिए। बताओ n नेचुरल नंबर का सम 2n प्लस 1 बाई 2, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम n नेचुरल नंबर की क्यूब का सम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ये कॉन्सेप्ट हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। ये प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन है ये आपको खुद ट्राई करने हैं, एक बार ट्राई कर लेना, क्लास में सब डिस्कस कर लेंगे। एक ये वाले कॉन्सेप्ट पे आओ, 7th क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन।
डन सभी का? हो रहा है? हो गया? देखो क्या कह रहे हैं, कौन बताएगा? इधर आप बताओगे कैसे सॉल्व किया? मैम ये जो क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, इसके अंदर हम जो हमारे पास ₹10 पर केजी है वो हमारे पास चीपर क्वांटिटी है, चीपर क्वांटिटी की वैल्यू है, और जो ₹14 पर केजी है वो डियरर क्वांटिटी की वैल्यू है, और जो ₹11 पर केजी है वो मीन क्वांटिटी की वैल्यू है। तो मैम उसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें से हम डियरर माइनस मीन ठीक है। करते हैं और मीन माइनस चीपर करते हैं, तो वो रेशो आता है। ठीक है, गुड। कहाँ पढ़ा आपने कॉन्सेप्ट? मैम 12th क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स था। ओके, अप्लाइड वाले बच्चों को आता होगा। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अच्छा एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो बच्चे के लिए, क्या बात है। आपको भी अप्लाइड मैथमेटिक्स था? अच्छा, ओके, तो कैसे किया आपने? ऐसे ही? ओके, जीबीसी से, ठीक है। हाँ जी, पहले कॉन्सेप्ट समझो। इन व्हाट रेशो शुड टी वर्थ ₹10 पर केजी? देखो, एक हमारी चीपर क्वालिटी है ₹10, दूसरी डियरर क्वालिटी है ₹14। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को है ना, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? जैसे मान लेते हैं कोई भी शॉपकीपर है, कोई ज़्यादा चीपर क्वांटिटी है तो लोग खरीदना नहीं चाह रहे कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, और दूसरा जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, वो भी नहीं खरीदना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया, तो उसने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया ताकि एक एवरेज से प्राइस आ जाए और हमारी सेल बढ़ जाए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है क्यों करना पड़ता है ऐसा? अब ये क्या कह रहे हैं कि एक टी है जिसका प्राइस कितना था 10, दूसरी टी है उसका प्राइस कितना था 14, तो ये कह रहे हैं दोनों को किस रेशो में मिक्स करें, मतलब जो पहली वाली टी है उसको कितना ले, दूसरी टी है उसको कितना ले, कि उनका जो एवरेज प्राइस है दोनों को मिक्स होने के बाद जो प्राइस है वो कितना आ जाए 11। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। देखो, पहले वाली टी अगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं x kg, ठीक है, और दूसरे वाली ले लेते हैं y kg, ठीक है, तो ये बताओ पहले वाली जो टी है टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 1 kg का प्राइस, 1 kg का प्राइस ₹10, तो x kg का प्राइस, इतनी बात समझ में आ रही है? टोटल प्राइस कितना हो गया 10x। ऐसी जो दूसरी वैल्यू है उसका 1 kg का प्राइस कितना है 14, y kg का प्राइस कितना हो जाएगा 14y। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये देखो टोटल प्राइस आ गया, दोनों को मिक्स कर दिया, टोटल प्राइस आ गया। लेकिन ये जो टोटल प्राइस आया कितनी क्वांटिटी का है? x प्लस वाई के जी का। तो अगर मैं इसके डिवाइड में x प्लस वाई कर दूं तो पर केजी का प्राइस आ जाएगा नया। टोटल कितने रुपए का है और कितने किलो का प्राइस है, ठीक है, तो ये पर केजी प्राइस आ जाएगा हमारे पास। तो पर केजी प्राइस ये कितना दे रखा है 11। बताओ इतनी बात समझ में आ रही क्या? ऊपर टोटल प्राइस डिवाइड में कितनी क्वांटिटी का है, ठीक है, तो पर केजी प्राइस आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करो तो ये वैल्यू देखो कितनी आई 10x प्लस 14y किसके इक्वल 11x प्लस 11y। x वाली टर्म एक तरफ, ये वाली वैल्यू एक तरफ, तो यहां से देखो x बाई वाई चाहिए ना हमें, तो y को उधर ले जाओ, तो x बाई वाई किसके इक्वल 3/1, तो x रेशो y किसके इक्वल आ गया 3:1। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट से, अंडरस्टैंडिंग से। बट इस क्वेश्चन को हम ऐसा कर सकते हैं, जब भी ऐसा दो वैल्यू को हमें मिक्स करना हो तो कैसे मिक्स करोगे? आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, तो पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है 10, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड, तो दूसरे का प्राइस कितना है 14, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्स, ये अपने को पता होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? किस रेशो में मिक्स करते हैं वो रेशो होता है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? इन दोनों का डिफरेंस, तो किस रेशो में मिक्स करें 3:1। सिंपल, ठीक है, नोट कर लो। ये हम एग्जाम में तो ऐसे ही करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाते जाना जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताती जा रही हूं। करती हूँ, एक बार नोट कर लो फिर मैं रिपीट करती हूँ। अच्छी बात है,
तुक्के लगाने भी आने चाहिए, है ना। कई बार ऐसा भी होता है फीलिंग इसमें आ रही है, चलो बी ऑप्शन आंसर कराते हैं उसमें भी हो जाते हैं बच्चे पास, है ना। डन हो गया। चलो अब ये बताओ किस किस को समझ नहीं आया। जब भी हमें दो वैल्यू को मिक्स करना होगा तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ये वाला मेथड तो छोड़ ही दो, प्रॉपर मेथड तो वैसे ही बता दिया मैंने। जब भी दो वैल्यू को मिक्स करना हो हमारे पास होना चाहिए कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, ये पहले वाले का कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड और ये कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्स, ये तीन चीजें हमारे पास होनी चाहिए। पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है 10, दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना है 14 और मिक्स होने के बाद कितना है 11। तीनों वैल्यू लिख दी, समझ में आया कौन सी वैल्यू कहाँ लिखनी है। अब जो आंसर होगा किस रेशो में ये मिक्स होगा, वो रेशो होता है इन दोनों का डिफरेंस, 14 और 11। बताओ कितना डिफरेंस है 3। इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो 11 माइनस 10 कितना 1, सिंपल, दोनों का बस डिफरेंस लेना है। तो ये डिफरेंस कितना आ गया 3:1 में, सिंपल। हाँ जी 8th क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जीबीसी से भी कर सकते हैं। हाँ जीबीसी से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या बताना चाह रही है। जीबीसी से भी 3/4 करके हो रहा है, 3/4 इंटू 10, 1/4 इंटू 14। क्या चीज 3/4 इंटू 10 करके 1/4 इंटू 14 ऐड करके 11 आ रहा है। 3/4 इंटू 10 और 1/4 इंटू इंटू 14। 14 सॉल्व किया कितना आ गया। हाँ तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं अच्छी बात है। हाँ जी 8th क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल स्टार लगा लो चाहे। करो क्वेश्चन सॉल्व। ऑप्शन ए, ऑप्शन दे रखी, अच्छा उधर हो सकता है ये आंसर हो, यही आ रहा है, ठीक है। हो गया। हाँ जी 8th क्वेश्चन किस किस का हो गया, आप बताओगे। हाँ जी वैसे मैंने जीबीसी से किया है इनका। Okay. पहले देखा कि इनका रेशियो सही जा रहा है, नहीं जा रहा, 3:4:5 जा रहा था। 34 ये तो से कॉइन्स divide का किया। रेशियो नहीं है। हाँ तो इस टाइप ऑफ कॉइन्स ही फाइंड आउट करना है, ठीक नंबर है। ऑफ कॉइन्स का रेशियो और फिर इनका जो वैल्यू निकलेगी उसे वो प्लस करके 187 अगर है 187 तो आता ओके, ठीक है। और सभी ने जीबीसी से ही किया है, प्रॉपर मेथड से भी किया है, बताओगे। आपने भी प्रॉपर मेथड से किया, ओके। हाँ जी 3:4:5 को 1 और 50 पैसे और 10 से पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कैसे 3 इंटू 1 3 इंटू 1 0.5 इंटू 4, ये हाँ, और 0.1 इंटू 5, ये रेशियो बन जाएगी। ये इससे इसको किससे 0.1, 0.1, ये पैसों की रेशियो आ गई 3:2 ठीक है। और उसको 0.5। 187 को उस रेशियो में डिवाइड कर दे, ठीक है, गुड। हाँ जी
ये बताओ रेशो की डेफिनेशन क्या कह रही थी? सेम काइंड सेम यूनिट, इतनी सी बात है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, सेम काइंड सेम यूनिट। ठीक। अब ये कह रहा है कि एक बैग में कितने रुपए हैं टोटल? 187 रुपीज है। इसमें किस फॉर्म में? 1 रुपये के कॉइन है, चिल्लर पिलर, 50 पैसे कॉइन है और 10 पैसे कॉइन, जो अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, मान लेते पुराना क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया आईसीआई ने, इसकी जगह लिखता है 1 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी। ठीक है, पर कॉइन्स तो लिखेगा। ठीक। अब ये बताओ कि बैग में टोटल 187 रुपीज है, किस फॉर्म में? 1 रुपी है, इमेजिन करो एक बार। ठीक है, 1 रुपी के कॉइन्स है, 50 पैसे के कॉइन्स पड़े हैं और 10 पैसे के कॉइन पड़े हैं। अब ये कह रहे हैं किस रेशो में कॉइन्स? 3:4:5। तो ये जो रेशो दे रखा है वो किस चीज का दे रखा है? नंबर ऑफ कॉइन्स। लेकिन ये क्या दे रखा है? 187 रुपीज, यानी कि इनकी वैल्यू। तो सेम काइंड का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, रेशो तो है नंबर ऑफ कॉइन्स का, और टोटल जो दे रखा है वो रुपीज की फॉर्म में है, तो ये तो गड़बड़ है। ठीक है, अब हमें बताना है इस टाइप ऑफ कॉइन्स कितने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये रेशो आ जाए रुपीज में तो कोई दिक्कत है? अगर मैं सारी वैल्यू रुपीज में कन्वर्ट करूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। कैसे रुपीज में कन्वर्ट करोगे? इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये बताओ 1 रुपी के अगर आप 3 कॉइन उठाओगे, इमेजिन करो आपके पास 3 कॉइन है 1 रुपीज के, 1 रुपी 1 रुपी 1 रुपी, उसको आप क्या बोलोगे? कितने रुपए आपके पास? 3 रुपी। आप यही बोलोगे ना मेरे पास कितने रुपए है? 3 रुपी। तो 3 कॉइन्स है तो क्या बोलोगे? 3 रुपीज है। 50 पैसे के 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे, 4 कॉइन्स है आपके पास, क्या बोलोगे? कितने रुपए है? कितने रुपए है? 2 रुपीज, यानी कि वैल्यू कितनी होगी? हाफ। तो मैं इससे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगी, आधी वैल्यू रह जाएगी ना। अगर 50 कॉइन्स है तो कितने रुपए है आपके पास? 25। 100 कॉइन्स है तो कितनी है आपके पास? आधी वैल्यू रह जाएगी ना, तो हाफ वैल्यू रह जाएगी। तो बताओ कितनी वैल्यू रह गई? केवल 2 रुपीज वैल्यू है उसकी। 4 कॉइन्स है तो कितनी वैल्यू है उसकी? 2 रुपीज। 50 पैसे, ये 10 पैसे के 5 कॉइन है, इमेजिन करो 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे 5 कॉइन है आपके पास, कितनी वैल्यू है? 50 पैसे। यानी कि इसको कितने से? 1/10 से 1/10 वैल्यू रह जाएगी ना, तो वैल्यू बताओ कितनी है? हाफ रुपी। क्लियर? तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया, तो ये रुपीज में रेशो आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल बताओ कितना हो गया? 5। 5 एंड हाफ कितना? 5.5 ही लिख दो, 5.5। ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 187। अब तो सेम कॉन्सेप्ट, जितने से मल्टीप्लाई करके है सेम सब पे अप्लाई। चेक करके बताओ कितने से मल्टीप्लाई करके आ रहा है? 187/5.5 कितना? 34। लेकिन देखो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए ना, तो इस वाली वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन्स से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सीधा हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। करना कैलसी पे करो सीधा। लिखो 34 इंटू 3 इक्वल 34 इंटू 3 इक्वल 102। अब लिखो सीधा 4 इक्वल, अब लिखो 5 इक्वल। देखो ये वैल्यू आती जा रही है क्या? डन? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं आया? एक बार खुद ट्राई करो फिर समझाऊंगी। एक बार खुद ट्राई करो फिर दोबारा बताती हूँ। नहीं आया समझ? किस किस को नहीं है समझ में आया? ठीक है, पर काफी बेटर है, नहीं तो मुझे तो उम्मीद थी 2-4 बच्चों को ही आएगा समझ। करो करो एक बार ट्राई। हो गया? सॉल्व करो, सभी सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो।
हो गया? हाँ जी, 8th क्वेश्चन, मैं रिपीट कर देती हूं। ये कॉन्सेप्ट है सेम काइंड सेम यूनिट, ठीक है? सेम काइंड सेम यूनिट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखो यहां पे हमें क्या दे रखा है, बैग में टोटल कितने रुपए, 187। तो ये क्या है, वैल्यू। तो हमारे पास क्वाइंस की भी वैल्यू होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है? वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वाइंस दे रखे हैं 1 रुपी, 50 पैसे और 10 पैसे। ये हमें जो रेशो दे रखा है वो नंबर ऑफ क्वाइंस का है। अगर मुझे इनकी वैल्यू पता चल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल वैल्यू दे रखी है, इतनी सी बात है। तो बस हमें इनकी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। 50 पैसे की वैल्यू कितनी रह जाएगी, हाफ। 25 पैसे की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1/4। 10 पैसे की वैल्यू 1/10। इतनी बात समझ में आ रही है? 5 पैसे की वैल्यू 1/20। क्लियर? 2 रुपी की वैल्यू इंटू 2 कर देंगे, 5 रुपी की वैल्यू इंटू 5 कर देंगे। एक क्वाइन लोगे 5 रुपी का, वैल्यू तो 5 रुपी होगी ना। 10 रुपी का एक क्वाइन लोगे, वैल्यू तो 10 रुपी होगी ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है। तो 1 रुपी क्वाइन, 3 क्वाइन की वैल्यू कितनी होगी, 3 रुपी। 50 पैसे क्वाइन, 4 क्वाइन की वैल्यू कितनी होगी, 2 रुपीज। 10 पैसे क्वाइन, 5 क्वाइन की वैल्यू कितनी होगी, हाफ रुपीज। इतनी बात समझ में आ रही है? वैल्यू बन गई, और वैल्यू ही तो दे रखी है 187। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रेशो का टोटल करो, बताओ कितना आया, 5.5। हमें कितना दे रखा है ये, 187। जितने से मल्टीप्लाई करके आया सेम सब पे अप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 34। तो यही सब पे अप्लाई करना है। अगर नंबर ऑफ कॉइन चाहिए तो नंबर ऑफ कॉइन से कर लो, वैल्यू चाहिए तो वैल्यू से कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे एक बार लिख लो और इस टेबल को फिल करो। बताओ मुझे 10 रुपी क्वाइन वैल्यू कितनी होगी, बताओ 10 रुपी क्वाइन वैल्यू कितनी होगी। ये समझ गए ना? तो इस टाइप के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये नहीं समझे ना, फिर ये बार लास्ट तक पूछते रहोगे, ये वो वाला क्वेश्चन है मैम, ये क्वाइंस वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हमसे, ठीक है? तो ध्यान से समझ लो, बस इतनी सी बात समझनी है कि वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है। 5 रुपी क्वाइन वैल्यू कितनी होगी, 5। 2 रुपी क्वाइन वैल्यू कितनी होगी, हाँ जी 10 रुपी क्वाइन, एक क्वाइन बताओ कितनी वैल्यू होगी उसकी, 10 रुपी। 5 रुपी एक क्वाइन की वैल्यू कितनी होगी, 5। 2 रुपी एक क्वाइन कितने रुपए का होगा, 2 रुपी। 1 रुपी 50 पैसे की, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे। अगर यहाँ पे 5 पैसे हो तो 1/, ठीक है? तो ये अपने को पता होना चाहिए, जो भी रेशो दे रखा है, जो भी रेशो दे रखा है उसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ही दे रखी होगी ना, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। वैल्यू में कन्वर्ट होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, उस रेशो में डिवाइड कर दो, सिंपल। तो देखो इस क्वेश्चन में 50 पैसे था, तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से। तो इस रेशो को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2। 10 पैसे है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1/10। तो 1/10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 1/2। सिंपल, बस इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया। 50 पैसे है, 4 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, है ना, आधी रह जाएगी वैल्यू। 4 कॉइन है, 10 कॉइन है, क्या बोलोगे कितने रुपए आपके पास, 50 पैसे के 10 कॉइन है, 5 रुपए बोलोगे ना, मेरे पास 5 रुपए है, ठीक है? हाँ जी, 8th क्वेश्चन बताओ, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पढ़ो 9th क्वेश्चन। होल नंबर से मतलब समझते हो, कंप्लीट वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो ये कह रहे हैं कि उनका सम 64 है, तो इनमें से कौन सा वो रेशो नहीं हो सकता? क्या 5:3 ये इस रेशो में डिवाइड हो सकते हैं वो होल नंबर? 5 + 3 8, 64। तो कितने से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 8। तो पहली वैल्यू कितनी हो गई, 40। नेक्स्ट वैल्यू 24। तो ये दोनों होल नंबर हो सकते हैं ना, पॉसिबल है। नेक्स्ट बताओ 7 + 1 8, तो यहाँ पे कितना, 64। 8 से मल्टीप्लाई करके आए, ये कितना हो गया, 56। नेक्स्ट वैल्यू, तो ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो 4 + 3 7, इधर कितना, 64। कितने से मल्टीप्लाई, 64/7। पॉइंटों में आ गई ना वैल्यू, पॉइंटों में वैल्यू है, क्या उसको होल नंबर बोलोगे, नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया। और डी ऑप्शन देखो 9:7 कितना हुआ, 16। यहाँ कितना, 64। कितने से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना, 36। नेक्स्ट वैल्यू 28।
ठीक है, तो वैसे इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिनका सम इससे डिविजिबल ना। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट है, ये आपके एसएम में था, कॉन्सेप्ट आया नहीं एग्जाम में, लेकिन लिख दिया, कॉन्सेप्ट था। कमेंशुरेबल कब बोलेंगे? अगर रेशो इंटीजर है, मान लेते 5:7 है, क्या 5 और 7 इंटीग्रल वैल्यू है? तो बोलेंगे रेशो कैसा है? कमेंशुरेबल। मान लेते √5:2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनकमेंशुरेबल। सिंपल। अगर इंटीजर ना हो तो इनकमेंशुरेबल, और अगर इंटीजर है तो कमेंशुरेबल। सिंपल। नेक्स्ट है, एक ये कॉन्सेप्ट करके देखो, ये आपके पीवाई का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, करके देखो सॉल्व। पी रेशो क्यू गिवन है, पी रेशो आर दे रखा है, पी रेशो क्यू रेशो आर फाइंड आउट करना है। उल्टा है क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। कितना? 21:15:40। 15:21, अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई। 50, दोबारा बताओ स्टार्टिंग से। 15:56। चलो पहला आंसर बताओ किस किस का आया, ठीक से हैंड रेज करो। 100% पार्टिसिपेशन। किस किस का आया? फर्स्ट ए ऑप्शन आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। ओ, यानी कि चीटिंग तो नहीं की, इतने दूर दूर बैठे हैं तो हाँ जी, देखो क्या दे रखा है, पी रेशो क्यू 5:7, पी रेशो आर 3:8। हमें फाइंड आउट करना है पी रेशो क्यू रेशो आर। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, तो ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट किया जा सकता है, यानी कि जो वैल्यू कॉमन है वो बीच में होनी चाहिए। अब यहां पे देखो P है कॉमन, तो ये P बीच में होना चाहिए था ना, लेकिन ये तो गलत दे रखा है। लेकिन इनवर्स रेशो भी तो कर सकते हैं ना हम, अगर पूरे को चेंज कर दें तो देखो क्यू की वैल्यू तो हमारे पास 7 ही है ना, P की वैल्यू तो 5 ही है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब P रेशो आर कितना है? 3:8। अब बताओ क्यू रेशो P रेशो आर फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत? एक बार इतना करो, फर्स्ट कितनी वैल्यू, सेकंड फर्स्ट, सेकंड 40 हो गया यहां तक। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? P रेशो क्यू रेशो आर। तो P कितना है? 15, क्यू कितना है? 21, आर कितना है? 40। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, मीन्स बी ऑप्शन। तो देख लो, देखो P की वैल्यू तो हम 5 ही लिख रहे हैं ना, क्यू की वैल्यू तो 7 ही लिख रहे हैं ना, आगे पीछे करके लिख दे क्या फर्क पड़ रहा है? क्यू की वैल्यू तो हम 7 ही ले रहे हैं ना, P की वैल्यू हम 5 ही ले रहे हैं। नहीं वो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? अगर P क्यू आर एस तो देखेंगे ना कैसे, वो तो क्वेश्चन भी उस हिसाब से दे रखा होगा। हाँ, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेम प्रोसीजर, उस रेशो में बस अरेंज करना है अपने को। ए रेशो बी, फिर बी रेशो सी, बी कॉमन होना चाहिए, फिर सी रेशो डी होना चाहिए आपके पास। तो अगर पी क्यू आर एस है तो पी रेशो क्यू रेशो आर, आर रेशो एस, इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। मतलब जो वैल्यू कॉमन है वो बीच में होनी चाहिए, तो कंबाइन हो जाएगा। नहीं आया समझ? इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये भी ज्यादा ही हो गया। ठीक है, हाँ जी, कौन से? आपको जो वैल्यू कंबाइन करनी है वो बीच में होनी चाहिए। ए रेशो बी, बी रेशो सी कंबाइन किया जा सकता है, तभी तो उसको आगे कंटिन्यू किया ना। कॉन्टिन्यूड रेशो क्या हुआ? ए रेशो बी था, फिर बी रेशो सी होना चाहिए, क्योंकि वहां सीधी वैल्यू दे ही आपको ऐसे रखी थी, यहाँ क्यू रेशो आर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पी रेशो आर है,
जो कॉमन है वो स्टार्टिंग में दे रखी है, वो बीच में होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो आंसर बताओ कितना होगा इसका। ये यहाँ पे सॉल्व करके लिख लो इसको पूरा, देखना यहाँ पे लिख लो। सेकंड क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लो। पी रेशो क्यों 5:7 है, पी रेशो आर 3:8 है। हमें फाइंड आउट करना है पी रेशो क्यू रेशो आर। तो पहले आप फाइंड आउट करो क्यू रेशो पी 7:5, फिर पी रेशो आर है 3:8। अब तो फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट 21, सेकंड 15, सेकंड 40। एक बार ये हो जाएगा क्यू रेशो पी रेशो, ये वाली वैल्यू कंबाइन हो पाई ना अभी तो। फिर हमें चाहिए पी रेशो क्यू रेशो आर, तो पी की वैल्यू कितनी है 15, क्यू की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 40। ठीक है, ऐसा लिख लो। नेक्स्ट, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल पता है सभी को कितना होता है 180, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ये जब क्वेश्चन में आएगा तब पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट में मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, अभी एक काम करो, जो आपके पार्टनरशिप के क्वेश्चन है 117 से फटाफट सॉल्व कर दो। एक बार सॉल्व कर लो 117 से सारे क्वेश्चन 128 तक। तो यहाँ हमारी मेन बुक कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पूरा रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड लॉगरिथम। तो आगे के तो कर लो पहले। मैम आगे के एक भी नहीं हो रहे फिर। ओके मैम हाँ जी, मैम पेज नंबर 16 पर जो टाइप 5 है इंडिसेस में, उसमें जो स्टेप्स है वो समझ नहीं आ रहे क्या लिखा हुआ है। हाँ अभी समझाया नहीं मैंने। अच्छा ओके। हाँ वो जब लेवल 2 करेंगे उस टाइम करेंगे, क्योंकि अभी तो तुमने बताया ना कि वैसे ही कर लिया हमने कैलसी पे। ठीक है, अगर प्रॉपर मेथड लगाते हैं तो वो लगाना पड़ेगा। हाँ जी, सॉल्व करो पार्टनरशिप के क्वेश्चन। एक बार ये 3 तो करने दो बच्चों को 119 तक। हाँ जी, ये बताओ 117 क्वेश्चन सभी का हो गया? 118 क्वेश्चन? 118 भी हो गया? 119 क्वेश्चन? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो 120th क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीना एंड शालू आर पार्टनर इन ए बिजनेस। रीना इन्वेस्ट ₹35,000 8 मंथ के लिए, शालू इन्वेस्ट ₹42,000 फॉर 10 मंथ। ठीक है, तो जिसने जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है उसी रेशो में डिवाइड होगा उनका प्रॉफिट। तो देखो रीना ने 35,000 8 मंथ के लिए, शालू ने 42,000 10 मंथ के लिए, इस रेशो में उनका प्रॉफिट डिवाइड होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं रेशो को, कर दो सॉल्व। देखो कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? ये वैल्यू कैंसिल, 7 पे जा रहा है 6, और ये 3, ये 4, 5, 2, तो ये आ गया 2:3। टोटल कितना 5। हमें कितना दे रखा है 31570। कितने से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 31570 डिवाइड 5 कितना 6314 इंटू 2 इक्वल 3 इक्वल। हमें तो रीना का ही शेयर चाहिए, बस इंटू 2 कर दो। कितना
हो गया? रिपीट कर देती हूँ, देखो, रीना एंड शालू आर पार्टनर इन ए बिजनेस। रीना इन्वेस्ट 35,000 फॉर 8 मंथ, तो 8 मंथ के लिए किया तो 8 मंथ में ही उसका जो भी रेशो आएगा, क्योंकि एक एक महीने का हमने फाइंड आउट कर लिया, दोनों को सेम बना दिया ना, मंथ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दूसरे ने 10 मंथ के लिए लगाए पैसे, तो 42,000 10 मंथ के लिए, तो इस रेशो में इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा। यूनिट सेम बना ली ना, ईयर में नहीं रखा, मंथ में कन्वर्ट कर दिया, एक एक महीने के लिए कितने कितने रुपए लगाए। ठीक है, तो इसने 8 महीने के लिए पैसा लगाया, उसने 10 महीने के लिए। सिंपल। 121 121 नहीं हो रहा, क्या कह रहे हैं? कंचन स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹9,000 आफ्टर 5 मंथ समीर ज्वाइन विद द कैपिटल ऑफ ₹8,000। क्या कह रहे? 5 महीने के बाद समीर ने ज्वाइन कर लिया, कितने रुपए के साथ? 8,000 के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹this। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ समीर? कंचन ने 9,000 रुपीज लगाए, कितने टाइम के लिए? 12 मंथ के लिए। समीर ने 8,000 रुपीज लगाए, 5 महीने के बाद ज्वाइन किया है, यानी कि 7 मंथ के लिए। इस रेशो में उनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वन 121। देखो क्या कह रहे हैं? कंचन स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टेड ₹9,000 आफ्टर 5 मंथ समीर ज्वाइन। 5 महीने के बाद समीर ने ज्वाइन किया है। कंचन ने 9,000 12 मंथ के लिए लगाया था पैसा, लेकिन समीर तो 5 महीने बाद आया ना, यानी कि उसने तो केवल 7 मंथ पैसा लगाया, तो 8,000 उसने 7 मंथ के लिए लगाए। 122 क्वेश्चन। नहीं हो रहा? 122 चेक करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। ये वैल्यू कैंसिल, 4 पे जा रहा है, और कुछ वैल्यू हो जाएगी सॉल्व, तो कितना वैल्यू आ गई है? 27 रेशो 14। टोटल बताओ कितना हो गया? 41। हमें कितना दे रखा है? 6970, करना मल्टीप्लाई, 170 हो गया, इंटू 14 कर देंगे तो समीर का शेयर आ जाएगा। नहीं आ रहा? 170 इंटू 14 चेक करके बताओ। हो गया? ठीक है। 122 122 हो गया? डन? वन 123 क्वेश्चन करवाते। वन 122 किसकी प्रॉब्लम है? देखो क्या कह रहे हैं,
सिमरन स्टार्टेड ए सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000. आप ये कह रहे हैं आफ्टर 6 मंथ, सीधी सीधी सी वैल्यू है 0.5 ईयर, आधे साल के बाद. नंदा ज्वाइंड हर विद कैपिटल ऑफ ₹80,000. आफ्टर 3 ईयर दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹दिस. तो ये बताओ सिमरन का पैसा कितने साल के लिए लगा बिजनेस में? 3 साल के लिए. तो ₹50,000 3 ईयर के लिए. दूसरी वैल्यू 80,000, ये पैसा कितने साल के लिए लगा? 2.5 ईयर के लिए, 2.5 साल के लिए लगा. तो इस रेशो में इनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा. सिंपल. सेम यूनिट होना चाहिए. ईयर है तो ईयर में रखेंगे, अगर मंथ है तो मंथ में रखेंगे. अब ये क्या कह रहे हैं? सिमरन स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000. ₹50,000 इन्वेस्ट किए, 6 महीने के बाद एक और पर्सन ने ज्वाइन कर लिया और ₹80,000 के साथ. तो 3 साल के बाद उन्होंने हिसाब किया है, तो 3 साल तक सिमरन का पैसा लगा. तो इसका पैसा 3 साल के लिए लगा 50,000. 80,000 6 महीने के बाद लगा था ना, तो 6 मंथ हटा दिए, आधा साल, तो 2.5 ईयर के लिए पैसा लगा. ठीक है. 123 क्वेश्चन करो. वन 123 क्वेश्चन. हाँ, किस किस से नहीं हो रहा? देखिए क्या कह रहे हैं. ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस इन पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग ₹20,000 एंड 15,000. आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद सी ने ज्वाइन कर लिया. कितने रुपए के साथ? 20,000. वट विल बी बी शेयर इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 एंड एट द एंड ऑफ 2 ईयर. तो 2 साल तक ए का पैसा बताओ कितने साल के लिए लगा? 2 साल के लिए. बी का पैसा कितने साल के लिए लगा? 2 साल के लिए. और सी का पैसा कितने साल के लिए लगा? 1.5 साल के लिए. ठीक है. तो इस रेशियो में इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सिंपल. रेशो चेक कर लो कितना आ रहा है. 4:3:3. इस रेशो में पैसा डिवाइड हो जाएगा. 124. हाँ जी 124 किससे नहीं हो रहा? देखो क्या कह रहे हैं. अमन स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹70,000. राखी ज्वाइंड आफ्टर 6 मंथ with an amount of ₹this. Sagar joined them with 1.4 lakhs after another 6 month. ठीक है, इस वर्डिंग पे ध्यान देना. Another 6 month. The amount of profit earned should be distributed in what ratio among these? 3 साल तक उनका पैसा बिजनेस में लगा. ठीक है. अब देखो पहले ₹70,000 अमन के कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हुए? 3 साल के लिए. अब नेक्स्ट राखी इसके 1,05,000 6 महीने के बाद ज्वाइन किया था ना, तो कितने साल के लिए पैसा? 2.5. नेक्स्ट 1,40,000 कितने टाइम के लिए?
2 ईयर्स के लिए, तो इस रेशो में इनका पैसा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल। 125, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हाईलाइट भी कर लो। गुड। 125 और एक 126, तो एक बार 127 और 8 कर दो फटाफट। पहले 127 और 8 कर दो। सॉल्व करो। वन 127 हो गया सभी का। देखो क्या कह रहा है, किस किस का नहीं हो रहा 127? ये कह रहा है ए बी सी एंटर इनटू बिजनेस, एंटर इनटू पार्टनरशिप, ए इन्वेस्ट 3 टाइम एज मच एज बी इन्वेस्ट, यानी कि ए रेशो भी बताओ कितना बनेगा, 3:1। बी ने जितना भी इन्वेस्ट किया ए ने उससे 3 टाइम इन्वेस्ट किया। अब ये कह रहे हैं बी इन्वेस्ट 2/3 ऑफ व्हाट सी इन्वेस्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या आप ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट कर सकते हो? रेशो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये बन गया 2:3। ठीक है, अब करो सॉल्व। ए रेशो बी, फर्स्ट कितना 6, सेकंड फर्स्ट कितना 2, सेकंड कितना 3, ये रेशो आ गया। और कितना प्रॉफिट है 6600 पी का शेयर। 11 हमें दे रखा है 6600, कितने से मल्टीप्लाई करके आया 600, सेम सब पे अप्लाई। बी का शेयर चाहिए कितना 1200। वेरी सिंपल। 128 क्वेश्चन। ये दोनों अभी कराए नहीं है। वन 128 नहीं हो रहा। हाँ जी, 128 क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। तो आपको पता है टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन अगर टोटल काम वो 8 दिन में कर लेते हैं तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे 1/8 वर्क। तो ए और बी एक साथ कितना काम कर पा रहे हैं 1/8। बी और सी 12 days में सारा काम कर लेते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/12। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है 1/12। ए बी सी अगर तीनों काम करते हैं तो 6 days में फिनिश कर लेते हैं तो एक दिन में कितना कर पाएंगे
1/6। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 1/6। अब हमें फाइंड आउट करना है a प्लस सी, इतनी सी बात है, ठीक है, कर दो फाइंड आउट। a प्लस बी प्लस सी, आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी 1/8 है, तो यहां से एक बार c फाइंड आउट करो कितना आएगा 1/6 माइनस 1/8, करना सिंप्लीफाई, कितना एलसीएम, कितना एलसीएम 24, पहली वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू 3, कितनी वैल्यू आ गई 1/24। यहां तक कोई प्रॉब्लम? b प्लस सी पुट कर दो, b प्लस सी इधर पुट किया तो a देखो कितना 1/6 माइनस 1/12, कितना एलसीएम 12, पहली वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू 1, कितनी वैल्यू आ गई 1/12। अब a और c का चाहिए ना, तो a करता है 1/12, c करता है 1/24, तो चेक करना 24 एलसीएम 2 + 1 3/24, यानी कि 1/8। तो एक दिन में अगर 1/8 काम करते हैं तो टोटल काम कितने दिन में 8 डेज में। सिंपल। ये रिपीट कर देती हूँ, 128 क्वेश्चन, किस किस को नहीं समझ में आया? देखो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, अगर टोटल काम कोई 10 दिन में करता है, ठीक है, तो एक दिन में बताओ कितना काम करेगा, 1/10 काम ही तो करेगा ना। अगर टोटल काम 2 दिन में करता है तो एक दिन में तो आधा काम ही करेगा ना, 1/2 वर्क ही करेगा। क्लियर है इतनी बात? अब ए और बी एक काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे 1/8, इतनी बात समझ में आ रही है? बी और सी टोटल काम 12 डेज में कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/12। ए बी सी तीनों मिलके काम कितने दिन में कर लेते हैं 6 डेज में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/6। इतनी बात समझ में आ रही है? हमें चाहिए ए और सी मिलके कितना दिन में काम कर लेंगे, सिंपल। अब देखो हमने क्या किया, ए और बी यहां पुट कर दिया, ए प्लस बी कितना काम करते हैं 1/8, प्लस सी किसके इक्वल दे रखा है 1/6, ए और बी का काम यहां पुट कर दिया, तो सी का काम आ जाएगा, तो सी का काम कितना आ गया 1/24। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ऐसे बी और सी वाली वैल्यू यहां पुट कर दी, तो a प्लस 1/12 किसके इक्वल आ गया 1/6, तो यहां से a का काम आ गया, तो a का काम कितना आ गया 1/12। यहां तक बात क्लियर है? अब a c दोनों का काम एक साथ चाहिए हमें, यहां पुट कर देंगे, सिंपल सिंपल, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, प्लस आपकी जो तीसरी बुक है, अभी लेके तो नहीं आए होगे तुम, पर निशान लगा लो या नोट कर लो क्वेश्चन कौन कौन से है हाईलाइटेड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सारा हो चुका है हमारा, हाँ, PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, हाँ जी, जो क्वेश्चन नहीं करने हैं बाकी सब करने हैं। फर्स्ट तो अब हो ही गया तुम्हारा, वैसे ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, 1 3, ये नहीं करने, हाईलाइटेड क्वेश्चन जो बाद में करेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 1 3 22 23 24 30 31 32 34 39 42 58 59 60 65 69 72 74 75 85 87 90 92 103 104 105 115 118 119 121 122 124 125 133। तो ये हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये अभी ट्राई नहीं करने हैं फर्स्ट फेज में। आज का होमवर्क 1 to 40 क्वेश्चन ट्राई करने हैं इसमें से, तो लिखो PYQ 1 to 40 क्वेश्चंस, रेशियो प्रोपोर्शन के है, ये ट्राई करने हैं, ठीक है।
और 2 क्वेश्चन आपके पार्टनरशिप के हो गए। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।